नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में सियासत अपने पूरे उफान पर है। लेकिन इस सब में लगातार जिस तरह से ईडी की एंट्री हो रही है और हेडलाइंस में जिस तरह से लगातार ईडी बनी हुई है, इस पूरे खेल की हेडलाइंस जो है वो कल से पूरी तरीके से बदल गई हैं। अब हेडलाइंस ये देखते थे कि ईडी ने यहाँ छापेमारी की। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की सरकार जहां पर है या विपक्ष की सरकार जहां पर है, या ईडी ने कांग्रेस के इस नेता के घर पर छापेमारी की, ईडी ने कांग्रेस के इस नेता को समन दिया। अब तक आप इसी तरह की हेडलाइन सुनते आ रहे थे, लेकिन कल से एक तरह से बाजी पलट गई है जब से खबर सामने आई है कि राजस्थान एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के ही 2 अधिकारियों को घूस लेते हुए पकड़ा है। एक अधिकारी और एक उनका सहयोगी 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है, इन दोनों को, और एक अधिकारी और उनके सहयोगी को। और तब से ही आप ये देखिए कि बाजी एक तरह से पूरी तरीके से पलटती हुई नजर आ रही है। तो जो मोदी के अधिकारी हैं उनको दरअसल राजस्थान सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और कल से लगातार कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। वो लगातार पहले से ही ईडी को लेकर, सीबीआई और आईटी को लेकर, उसके दुरुपयोग को लेकर, उसके राजनीतिकरण को लेकर, उसका इस्तेमाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने में, विपक्ष की जहां पर सरकार है उसको टारगेट करने में लगा रही है, इसको लेकर लगातार हमलावर रही है। लेकिन कल से जिस तरह के हमले हो रहे हैं, कल से जिस तरह के सवाल कांग्रेस पूछ रही है, वो पूरे तरीके से अलग हैं, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा सबूत है जहां पर सीधे तौर पर खुद ईडी के ही अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान के उन्होंने गिरफ्तार किया है, वो भी घूस लेते हुए। और ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कैंपेन पूरे अपने उफान पर है, 25 तारीख को राजस्थान में वोट डाले जा रहे हैं। अब आपको पता ही है कि इससे पहले अशोक गहलोत किस तरह से हमलावर हुए थे। उन्होंने इसको आतंक बताया था, गुंडागर्दी बताई थी, टिड्डी दल बताया था, और ये कहा था कि अगर एक मुख्यमंत्री को, यानी कि भूपेश बघेल की उन्होंने बात की थी, अगर वो ये कहें कि कुत्तों से ज्यादा ईडी गलियों में घूमती हुई नजर आ रही है और 6-6 महीने के लिए घर लेकर ईडी के अधिकारी रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है। और इसको लेकर पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के सवाल उठाए, कटाक्ष किया, चुटकी ली, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाती हूं। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी, नवल किशोर और बाबूलाल, 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिटफंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है, ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे ये 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंस। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं।
मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी। तो आपने सुना यहाँ पर पवन खेड़ा को किस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरे राज्य में 2 अधिकारी पकड़े जाते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उस तरह के केसेस की जांच करें, वो ही घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। और पवन खेड़ा यही नहीं रुके, पवन खेड़ा ने आके कहा कि साहिब ने जो है आनंद फानन में मीटिंग बुलाई और मीटिंग में क्या कुछ कहा। आप खुद पवन खेड़ा से ही सुनिए कि क्या कुछ वो इस मामले को लेकर कह रहे हैं। अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा। कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं। इमरजेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको असली एजेंसी से कैसे बचाए। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में लेते हुए। एक ये गंभीर खतरा है देश के सामने। This is a it's not a laughing matter. It's something very serious where our supposedly independent autonomous agencies are being completely demolished by the regime. ऐसा खतरा है कि जो स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए उनको ये रौंद रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब मजाक हो गया ईडी का। पहले अड़ोस पड़ोस में कोई ईडी में काम करता था, उनके बच्चे बड़े गर्व से कहते थे मेरे पिताजी ईडी में। अब बेचारे शर्माते हैं बोलते हुए। ये हालत बना दी इन एजेंसीज की मोदी जी ने। थोड़े दिनों में भाजपा बोलते हुए लोगों को शर्म आएगी कि साहब मैंने कभी भाजपा को वोट दिया। ये स्थिति बन रही है देश की। सुना यहाँ पर पवन खेड़ा को। और वहीं भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने कल ट्वीट किया और लगातार आज भी इसको लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने लिखा अपने ट्वीट में कि जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ियों की जांच जरूर की जाए। छापों की आड़ में कहीं ये कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। और यही वो नहीं रुके, इससे पहले उन्होंने और इसी सब को लेकर ट्वीट उन्होंने किया और कहा कि बड़ी साजिश, निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि जितने भी स्पेशल प्लेन छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं सबकी जांच की जाए। आखिर बक्सों में भरकर क्या आ रहा है। छापों के नाम पर आ रही ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच की जाए। प्रदेश के लोगों को आशंका है कि चुनाव हारता देख भाजपा भर भर कर रुपया ला रही है। तो ये बड़े इल्जाम जो हैं भूपेश बघेल ने लगाए हैं, बड़े सवाल जो है भूपेश बघेल ने यहां पर उठाए हैं और लगातार कांग्रेस की तरफ से ईडी को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और खासतौर पर 5 राज्यों में इलेक्शन पहले जिस तरह की छापेमारियां की जा रही हैं, जिस तरह से पुराने दबे हुए मामलों को उजागर करके उनको बुलाकर कांग्रेस के नेताओं को, जिस तरह से अशोक गहलोत जो है उनके बेटे को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। जाहिर सी बात है अब कांग्रेस इसको लेकर हमलावर इसलिए भी है कि उसको लग रहा है कि 5 राज्यों में जिस तरह से उसकी स्थिति मजबूत है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल वो करे तो करे क्या, और इसीलिए वो इन एजेंसीज का इस्तेमाल विपक्षी दल है, जो नेता हैं, उनको टारगेट करने में लगा रही है। और इस पर बात करेंगे हम कि इसको किस तरह से देखा जाए। फिलहाल ईडी की जो हो रही है, उसके बाद ईडी के जो अधिकारी पकड़े गए हैं, राजस्थान में फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि भी राजस्थान में लगातार छापेमारी सुबह से देखने के लिए मिली, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नेताओं के घरों पर, और सब जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के ही नेता थे, क्योंकि सारे करप्ट नेता, सारा भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ विपक्षी दलों के जो नेता हैं सिर्फ वही करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम दूध के धुले हैं, चाहे व्यापम घोटाले हो, चाहे एक घोटालों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद भी ईडी कभी उनके घर पर नहीं पहुंचती है। और यही सवाल लगातार विपक्ष के नेता जो हैं वो उठा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से केजरीवाल को नोटिस गया, संजय सिंह जेल में हैं, उससे पहले लगातार इसी तरह से जो कोई भी अडानी को लेकर खासतौर पर सवाल पूछता है उनको किस तरह से टारगेट किया जाता है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं, आपका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ
अनिल शर्मा जी हैं, आप अक्सर उनको मेरे प्रोग्राम में देखते हैं, जाना माना चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार। और इसके साथ ही हेमंत अत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना चेहरा, आप उनको भी प्रोग्राम में देखते रहते हैं। आज काफी दिनों के बाद वो प्रोग्राम में जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। अनिल शर्मा जी, कल से किस तरह से सियासत बदली है राजस्थान की? अनम्यूट कर लीजिए अनिल जी। सॉरी, मैं कह रहा था आपको कि आप देखिए कल से जो नैरेटिव सेट करा वो अशोक गहलोत काफी नैरेटिव सेट करने में, आपने कई ट्वीट्स भी पढ़ी, सेट करने में एक कामयाब हुए कि ईडी भी भ्रष्ट है, लोगों के दिमाग में पहुंचाने में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं कि ईडी भ्रष्ट है। उनके 2 आदमियों को पकड़ा 15 लाख के साथ में, ये भी नहीं कोई छापेमारी करी हो, 15 लाख कैश को भी रिकवर करा वहां से, तो उसमें वो प्रूव कर पाए कि ईडी में भी भ्रष्ट लोग हैं। और ये नैरेटिव बड़ा जरूरी था इस टाइम चुनाव में। आपने अभी बोला, आज राजस्थान में आपको बताता हूँ 6 जगह रेड हुई है ईडी की, उसमें से एक एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल, और एक जो हमारे पुराने मिनिस्टर होते थे, जल जीवन जो हैंडल करते थे, उनके यहाँ रेड पड़ी है, महेश जोशी, दोनों जल जीवन मिशन को हैंडल करते थे, और सवेरे से रेड चालू है, वहां पर इंक्वायरी चल रही है। तो मुझे लग रहा है उसका बदला चुकाने के लिए आज ईडी वापस आ गया। और सबसे बड़ी क्या है बुशरा जी, बात यह है, लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार उठता है, ये रेड इलेक्शन से कुछ दिन पहले क्यों, क्या इतने टाइम तक ईडी सो रही थी? ये बिल्कुल बिफोर इलेक्शंस क्यों? 25 तारीख को वोटिंग है राजस्थान में, और आज आप रेड कर रहे हो, या पेपर लीक में आपने रेड करा, वो इलेक्शन से पहले याद क्यों आया आपको? और आपको बताऊं, इसमें खास बात है, जब अपन पेपर लीक की बात करते हैं और ईडी रेड की बात करते हैं, तो जितने भी युवा हैं उनका क्वेश्चन मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। उनका कहना भी ये है कि ये 2018, 19, 20, 21 में, 22 में रेड नहीं कर सकते थे, अब रेड का क्या मतलब है? जबकि मैं बताऊं आपको, पीसीसी के जो चीफ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बेटों को ईडी ने वापस बुलाया है। और ऐसे ही वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनको भी ईडी ने वापस बुलाया है। अब आप बताइए, 12 साल पुराना केस, और उसमें अशोक गहलोत के बेटे की वापस इंक्वायरी, और वो भी इलेक्शन से पहले। मतलब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठना वाजिब है, क्या ये टाइमिंग सही है? क्या ये टाइमिंग के ऊपर आप किसी तरह से अशोक गहलोत को घेरना चाहते हो? जिन लोगों के आप अगेंस्ट रेड मार रहे हो, उससे क्या दिखाना चाहते हो? कई बार मुझे डर लगता है बुशरा जी, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सिंपैथी कांग्रेस ले जाए। तो मेरे को ये लगता है टाइमिंग इज क्वेश्चनेबल। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार अगर है तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, पर ये जो टाइमिंग है ये क्वेश्चनेबल है। इसके लिए मैं जरूर बोलूंगा, ईडी ने जो टाइम चुना, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, ये टाइमिंग बहुत गलत है, गलत नहीं है। ये तो मतलब अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं, आज भी बोले हैं कि दिल्ली में तानाशाह सरकार बैठी है, आप उससे अंदाजा लगा लिए उनकी नाराजगी किस हद तक है इस चीज को लेके। और ये टाइमिंग क्वेश्चनेबल है, मैं ये बात बोलूंगा। बाकी भ्रष्टाचार पे हर आदमी कहेगा होना चाहिए, बुशरा जी। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर कोई कहेगा कि भ्रष्टाचार अगर है तो आप उसकी जांच करिए, लेकिन सवाल यह है कि सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ एक ही क्या से विपक्ष में बैठे हुए हैं, और सरकार में बैठे तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, वो दूध के धुले हुए हैं। अगर ईडी और सीबीआई, आईटी एक इंडिपेंडेंट संस्थान है, और वो इंडिपेंडेंटली अगर काम कर रहे हैं और किसी के कहने पर वो कठपुतली नहीं बने हुए हैं, तो फिर जांच तो सबकी होनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं वो ईडी को नजर नहीं आते हैं? या और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां जिस तरह के घोटाले उजागर हो रहे हैं, क्या वो सब ईडी को नजर नहीं आते हैं? लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ और सिर्फ जहां कांग्रेस की सरकार है, खास तौर पर वहां पर ही छापेमारी की जा रही है। और अब 5 राज्यों में जो चुनाव है, वहां जिस तरह की हालत फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है, आप उससे ही अंदाजा लगाइए कि 22 दिन के बाद तकरीबन छत्तीसगढ़ में कल रैली की है प्रधानमंत्री ने, तो वो पूरे तरीके से नदारद हैं। जो पूरे एक्शन में प्रधानमंत्री नजर आते हैं, उन्होंने राज्य के चुनाव में 21 रैलियां की हुई हैं,
प्रधानमंत्री ने, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल भी उठे थे कि एक राज्य के चुनाव में इतनी रैलियां। लेकिन अब आप ये देखिए 5 राज्यों पूरी तरीके से प्रधानमंत्री एक तरह से एक्शन में पूरी तरीके से मिसिंग है। मिजोरम तो वो गए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जा ही नहीं सकते हैं, वहां जाएंगे किस मुंह से। और बाकी जगहों पर भी जहां भी जा रहे हैं वहां भी एक तरह का इमोशनल कार्ड जिस तरह से वो खेलते हैं कि वही मुझे गालियां दी जा रही हैं, मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे गाली दी जा रही है, ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने क्या किया है, कुछ नहीं, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है, उन्हें गालियां दी हैं और मुझे भी इसलिए गालियां दी जाती हैं क्योंकि मैं ओबीसी हूं। तो वही तमाम घिसा पिटा जो राग है वही अलापते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन हेमंत जी, ईडी पर मैं लौट रही हूं। जो ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है दिल्ली से लेकर राजस्थान और तमाम जगहों पर जो आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वहां ईडी की छापेमारी चल रही है, समन दिए जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है उनको, और पुराने मामले जो हैं, गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जा रहे हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं इलेक्शन से जस्ट पहले? जी, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो लोकतंत्र का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है ईडी के नाम पर। और ये कहने में कोई संकोच मुझे कि ईडी आज की तारीख में बीजेपी की एक्सटेंशन है बिल्कुल इलेक्शन डिपार्टमेंट की, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब भी किसी प्रदेश के अंदर जब कोई प्रदेश चुनाव में जाता है तो वहां कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और सारे का सारा सत्ता तंत्र एक तरीके से चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है उस प्रदेश का। उस सब के बावजूद कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, किस तरीके से धींगामुष्टी कर रही है बाकी स्टेट्स के अंदर भी, ये देखना बड़ा ही एक तरीके से शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। मुझे आप एक बात बताइए, जितनी भी ये जांच अब हो रही है, क्या ये 2 महीने पहले नहीं हो सकती थी? क्या कोई नया केस दर्ज हुआ है क्या? और अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो उसका जानकारी क्यों नहीं देते हैं? 11-11 साल पुराने केसेस जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं वो बात, वो अब तक कहाँ थी जो अपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था? और मैं तो जब आपने कहा कि ईडी पे आज बात करेंगे तो मैंने कुछ इसमें रिसर्च किया जब आपसे बात हुई कि जो ईडी की जो स्थापना थी वो 1 मई 1956 को हुई थी। अनिल जी, बड़ी गहरी बात है ये। 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना हुई और तब से लेकर के आज तक 5422 केस, 5422 केस रजिस्टर किए हैं ईडी ने, और इसमें से 5310 केस, 5422 में से 5310 केस पिछले 9 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने दर्ज किए। कैन यू इमेजिन? और इन 63 सालों के अंदर जब से ये ईडी बनी है 1956 से लेकर के आज तक केवल 25 केसेस में कन्विक्शन हुई है, केवल 25 केसेस में, 5422 में से कुल 25 केसेस में कन्विक्शन है। और जो मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है ईडी का, उसमें से 95% से ऊपर केसेस विपक्ष के नेताओं पर है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, संजय मिश्रा को लेकर के जिस तरीके से भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भी खिल्ली उड़वाई, अपनी भी खिल्ली उड़वाई, उसका भी मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको। संजय मिश्रा को 2018 में 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था, और आपको याद होगा उनको किस तरीके से एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कैसे उनसे मुक्ति पाई गई 5 साल से ज्यादा काम करने के बावजूद। इस देश के 122 लीडर, बुशरा जी, 122 लीडर ईडी के रडार पे हैं, और जिन अपोजिशन के हैं जिनमें से 95 लीडर केवल संजय मिश्रा के कार्यकाल में ईडी के रडार पर आए हैं। अब आप समझ लीजिए ईडी क्या है। किसी भी जांच एजेंसी का इकबाल क्या होता है? उसकी निष्पक्षता, उसकी कन्विक्शन रेट, उसकी सारी चीजें। यहां आपने ईडी को एक थाना बना दिया है, और मैं तो कहूंगा चौकी बना दिया है। जैसे किसी थानेदार को कह के जाके उसको पकड़ के ले आओ भाई, या वहां जाके रेड कर दो, ये हालत कर दी है। और जो भारत सरकार के जो एमओएस फाइनेंस है पंकज चौधरी, उन्होंने इस साल मार्च में बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिया हाउस के अंदर। उन्होंने कहा 2014 से 2022 के बीच में ईडी ने 2974 रेड्स की, 2974, और उसमें बरामदगी क्या हुई? 839 करोड़ की। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्टिव टारगेटिंग है, केवल अपोजिशन की टारगेटिंग है। नहीं तो ईडी के पास तो बहुत बड़े केसेस होते हैं, इनके पास तो मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के केसेस होते हैं। तो आपने ईडी का मजाक बना के रख दिया है। और जितना आप इन एजेंसीज को एक्सपोज करेंगे, देखिए हर एक एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उसमें काम तो आदमी ही करते हैं ना। और जब समाज का पतन होता है तो उसके अंदर ईडी के लोग कैसे अछूते रह जाएंगे, या सीबीआई के लोग अछूते कैसे रह जाएंगे, या पुलिस के लोग अछूते कैसे रह जाएंगे? जब आप उनका यूज करोगे पॉलिटिकल एंड्स के लिए, तो वो क्यों नहीं 15-15 लाख ले लेंगे? और क्या पता उनसे ज्यादा लेने वाले कितने लोग हैं। और जो कल जो भूपेश बघेल ने जो बात कही
वो तो केंद्र सरकार के मुंह पर एक इतना बड़ा तमाचा है जो लोकतंत्र के इतिहास में किसी ने सुना नहीं और देखा नहीं, जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि ईडी की गाड़ियों में बक्से भर भर के पैसे आ रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या हो गया है, वो क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया है? हमारी जो पूरी संवैधानिक संस्थाएं है वो कर क्या रही है? हालत ये हो गई है कि क्रेडिबिलिटी भारत सरकार की तो जो थी वो थी, जो ईडी की क्रेडिबिलिटी है दैट इट्स एट इट्स एवर लो, फॉर द वेरी सिंपल रीजन इट हैज बिकम ए टूल टू द एक्सटेंट कि आज वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो गई है। आपने वैभव गहलोत की जांच करनी है, आप कीजिए ना, कौन रोक रहा है? आप अभी तक कहां थे? 4.5 साल से कहां थे आप? और सुनने में तो ये भी आ रहा है मध्य प्रदेश में कि जो कमलनाथ के भांजे हैं रतुलपुरी, उनकी भी चुटी टाइट करने की कोशिश चल रही है। इशारा कर दिया गया है कि अगर आप शांत नहीं हुए, चुनाव में ज्यादा उछल कूद की, तो रतुलपुरी का भी यही हाल करने वाले हैं। तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक्सटेंशन बन गई है बीजेपी की ईडी। और दूसरा सबसे बड़ा कमाल देखिए, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में क्या कह रहे थे कि जो एनसीपी है उसका ये है वो है अजीत पवार को लेकर के 60,000 करोड़ का घोटाला, और उनको अंदर देने की बजाय उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी गई। ऐसे तमाम नेता, जो असम के मुख्यमंत्री जो इस टाइम है, और तमाम लोग जैसे ही वो ईडी की वॉशिंग मशीन में आए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आए, वो मुख्य धारा में आ गए। ईडी के केसेस कहां चले गए? हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई थे, उनके यहां कितनी बार रेड हुई थी? जब से वो बीजेपी में आए हैं किसी ने सुना है कुछ हुआ है? तो मेरे कहने का सबब इतना है कि जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, इन्होंने जो अपना नाम कमाया है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो एक बहुत लंबी मेहनत और तपस्या के बाद कमाई जाती है। एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर जब आप उनका यूज करेंगे तो आपका तो नफा नुकसान होगा या नहीं ये तो पता नहीं, इन एजेंसीज का फेस लॉस सदा के लिए हो जाएगा, और जो इस डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को तत्काल प्रभाव से इन सारी चीजों को, हालांकि इलेक्शन कमीशन भी टूल है आज की तारीख में, सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जब आप चुनाव के अंदर जब पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। क्या कारण है कि जो सारे का सारा सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है उसमें बीजेपी की चवन्नी नहीं पकड़ी जा रही? क्या बीजेपी खर्चा नहीं करती क्या चुनाव में? क्या बीजेपी का सारा पैसा वाइट का है? ये हो क्या रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड को डिमोलिश कर दिया गया है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो। देखिए, पहली बात तो विपक्ष को कोई पार्टी, कोई उद्योगपति चंदा दे नहीं सकता, दे दे तो उसके यहां ईडी पहुंच जाती है। उसके अलावा ईडी क्या क्या काम करती है मुंबई एयरपोर्ट में देख लीजिए, और तमाम तरह की चीजें देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्शन की जो आर्म के तौर पे और भारत सरकार के एक टूल के तौर पे एक चौकी इंचार्ज बन गई है ईडी, ये आने वाले दौर में एक बहुत खतरनाक संकेत है। आज इसका दुरुपयोग अगर मोदी जी कर रहे हैं तो कल को कोई और सरकार आएगी तो वो किस मुंह से उसका विरोध करेंगे? और जिस तरीके से जो अशोक गहलोत की एजेंसी ने जिस तरीके से उनको पकड़ा है, अगर ये किसी स्टेट में एक दो हरकत और हो गई, उसके बाद ईडी क्या मुंह दिखाएगी? सवाल तो ये भी आएगा ना। तो कुल मिलाकर के जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको तत्काल एक्शन में आना चाहिए, डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, और चुनाव के दौरान जिस तरीके केंद्र सरकार हमला कर रही है विरोधियों पर, वो बहुत ही शर्मनाक है और वो लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। जी, यही वजह है कि हेमंत जी लगातार कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है, सवाल पूछ रही है, और जायज वो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। और आपने जो पूरा डेटा यहाँ पर रखा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से चिट्ठा खोल देता है कि किस तरह से ईडी काम कर रही है, कितना कन्विक्शन होता है, और किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी तादाद में केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं। आपने पूरी की पूरी यहाँ पर तथ्यों के आधार पर पूरी एक तरह से पोल खोल के रखी है। मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी। जी बुशरा जी, एक सेंटेंस और कहना चाहूंगा। जो संजय मिश्रा जी की जो मैं बात कर रहा था, 122 लीडर में से 95 लीडर जो उनके समय में रेडार पे आए हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है। जो मैंने ये 5422 केस बताए हैं, इनमें से 2720 केस ईडी ने संजय मिश्रा के कार्यकाल में दर्ज किए। आधे 50% ऑफ द टोटल ईडी केसेस हैव बीन लॉज्ड ओनली इन द टर्म ऑफ मिस्टर जी। ये संजय पे एक्सटेंशन का मतलब समझ लीजिए कि उसके पीछे कहानी क्या थी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी सरकार बचाने के लिए उनको। अनिल जी, लेकिन मैं अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, क्योंकि कल जिस तरह से जो भी कुछ हुआ है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हेडलाइंस अब तक मैनेज भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, लेकिन अब जो है बाजी एक तरह से अशोक गहलोत ने पलट दी है, और लग रहा है कि अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहते हैं। जिस तरह से कल से
ईडी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसने पूरी तमाम जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया था उसको भी बदला है। जो कार्रवाई ईडी की राजस्थान में हो रही है, क्या आपको जमीन पर यह भी दिख रहा है कि इसको लेकर कोई सिंपैथी अशोक गहलोत सरकार को लेकर बन रही है? क्योंकि लोगों की ये समझ में तो आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ सबको पता होता है, चाहे कितना भी गोदी मीडिया के जरिए हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश की जाए, कि अभी जो भी कुछ हो रहा है वो दरअसल राजनीतिक तरीके से ये तमाम चीजें की जा रही हैं। और क्या उसको लेकर कोई सिंपैथी वेव या कुछ इस तरह की बातें आपको जमीन पर देखने के लिए मिल रही हैं, या आपको लगता है कि इसका फायदा अशोक गहलोत को, कांग्रेस को हो सकता है आगे आने वाले वक्त में? बुशरा जी, जैसा अभी हेमंत जी ने कहा, मैं पूरा एग्री करता हूं एक चीज से कि क्रेडिबिलिटी ऑफ ईडी बहुत क्वेश्चनेबल हो गई है कल से। और अशोक गहलोत का आपको बताऊं, आज ही नहीं है, अगर आप देखें तो अशोक गहलोत ने कल बड़ी अच्छी सीख ली थी हेडलाइन मैनेजमेंट की, और वो इस पीरियड के अंदर हेडलाइन मैनेजमेंट बड़ा अच्छा कर रहे थे, और मोदी जी को उसमें बीट कर रहे थे वो, क्योंकि जादूगर, आपने सही कहा, ऐसे नहीं कहा जाता उनको, वो पॉलिटिकल जादूगर हैं, बहुत तगड़े जादूगर हैं। और कल की चीज ने एक नैरेटिव सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि ईडी भी भ्रष्ट है। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई। और दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ गई। तीसरी सबसे बड़ी बात, ज्यादातर आप लोगों से बात करेंगे, उनका कहना यह है कि टाइमिंग क्वेश्चनेबल है। इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सिंपैथी में है गहलोत और उनकी गवर्नमेंट के लिए, कि ये टाइम कौन सा चुना रेड मारने के लिए, जब आचार संहिता लगी। अब तो नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, 6 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले ये क्या हो रहा है? मतलब आप एक तरह से कांग्रेस को हराने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार हो। और मैं बुशरा जी बोलता हूं, अगर इसमें दोनों में कुछ नहीं निकला तो बीजेपी को राजस्थान में बहुत भारी पड़ेगा। पूरी की जी पूरी बिल्कुल। जो है वो जाएगी अशोक गहलोत के साथ में, इसमें कतई शक नहीं, आपको बताता हूं। और जनता आज भी बात कर रही है, टाइमिंग को क्वेश्चन करती है, क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रही है। बुशरा जी, बिल्कुल। और यही नहीं, सिर्फ ईडी तक ही नहीं, लेकिन अगर अशोक गहलोत को देखें और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को देखें, तो उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि भाजपा की अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही है। गुजराती बाबा हर प्रदेश में अपना ही वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। अपने समक्ष एक वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मोदी शाह की भाजपा कर सकती है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा की स्टार प्रचारक की सूची में 24वें स्थान पर रखा गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, अनिल जी? फिर मैं हेमंत जी के पास आऊंगी ईडी के सवाल को लेकर। देखिए, मैं बुशरा जी आपके पहले प्रोग्राम में भी था उसमें मैंने कहा था आपको कि बेसिकली अशोक गहलोत कुछ बोलते हैं या करते हैं, उसके पीछे एक मैसेजिंग होती है। अब पढ़ने वाले इसको पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ पाते वो नहीं पढ़ते। वो दिखाना चाह रहे हैं कि वसुंधरा जो है वो उनकी नजरों में कुछ नहीं है, और एक तरह से वो डिफरेंसेस को गहरा करना चाहते हैं। वसुंधरा जी और जो दिल्ली में दो बैठे हैं मेन आदमी बीजेपी के, उनमें एक दरार को लंबा करना चाहते हैं कहीं ना कहीं से। आपको याद होगा, पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार को बचाने में वसुंधरा जी ने मदद करी थी। बाद में वो इससे थोड़ा हट गए थे, पर उन्होंने कहा था वो चीज भी वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं मार गई थी। वो जानते हैं मेरा कंपटीशन अगर कोई राजस्थान में कर सकता है वो वसुंधरा जी है। आज की तारीख में 24वां नंबर है, कोई शक नहीं, बिल्कुल नीचे लिस्ट में नाम है। और साथ में ये भी है, अगर आप देखें पिछले दिनों में वसुंधरा जी जहां कैनवेसिंग करने गई हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो उनके लॉयलिस्ट हैं। इसके अलावा वो नहीं जा रही हैं आज की तारीख में। तो क्या उसका अंतर बीजेपी को नहीं पड़ेगा? अगर लोग सोचते नहीं पड़ेगा तो गलत सोच, आपको बताऊं मैं। और ये अशोक गहलोत के आज तो आपने एक ट्वीट पढ़ा, एक ट्वीट अभी भी आया, आप देखिएगा, अगर आपके पास अशोक गहलोत का अकाउंट खुला हो तो वो चैलेंज कर रहे हैं वसुंधरा राजे कि मेरी जो 7 गारंटी है इस पे अपन बहस करते हैं, आप और मैं, इसके ऊपर चलिए एक डिबेट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से उकसाने की कोशिश करते हैं दोनों को, और जिससे कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो। अगर बीजेपी टूटी हुई बिखरी हुई दिखेगी तो ऑब्वियस से कांग्रेस को फायदा हो, और वो उजागर कर रहे हैं।
जी। और यही बार बार इसी तरीके से वही कार्ड जो है खेलते हुए अशोक गहलोत नजर आते हैं। अशोक गहलोत जब भी कोई बात करते हैं उनकी अंडर मैसेजिंग जरूर होती है। कभी भी वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते। जब भी वो बात करते हैं तो उसके कई कई मतलब जो है वो निकाले जा सकते हैं और इसी के लिए वो जाने भी जाते हैं। लेकिन हेमंत जी, मैं ईडी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उसका किस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम पार्टियां जो है वो इल्जाम लगा रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं और क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजों को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर और जिस तरह से जिन नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको ये लग रहा है हेमंत जी? इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रैली से भी वो लगातार अडानी के मामले को लगातार वो उठाते रहे हैं और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अब से कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी, 2-3 दिन पहले ही, कि दरअसल प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अडानी ने अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो अडानी के एम्प्लॉय हैं, ये कहा था राहुल गांधी ने। और उन्होंने कहा था कि हम कहीं गलत जगह वार कर रहे थे। दरअसल तोते की, राजा की जान जो है वो तोते में है। जैसे जैसे आप तोते की गर्दन मरोड़ते हैं वैसे वैसे उनको तकलीफ होने लगती है। और हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि जिस जिस नेता ने अडानी को लेकर सवाल उठाए हैं उनके घर तो ईडी जरूर पहुंची है। तो क्या आपको लगता है कि वो नेता खासतौर पर जो अडानी को लेकर सवाल पूछेंगे उनके घर तो ईडी पहुंचनी लाजमी ही है? तो ये भी सवाल उठता है कि एक क्या कारोबारी अब देश से बड़ा हो गया है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, अडानी का जो कुछ भी जो विकास यात्रा है पिछले 9 साल के दौरान, वो भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में अतुलनीय है। जो उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, 662% की ग्रोथ है, 662 गुना, सॉरी, 662 गुना ग्रोथ हुई है जब मोदी जी सरकार में आए थे और आज उनका जो वर्थ है। और उस सब के बावजूद जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो लाखों करोड़ रुपए की उनकी जो एकदम वैल्यूएशन गिरी, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि वो इतना बड़ा स्कैम है स्वतंत्र भारत का नहीं, पूरे विश्व का, समकालीन इतिहास का? क्या ईडी और सीबीआई ने वहां जाके झांका भी? और कहीं और से उनको 100 रुपए की खबर आ जाती है तो वहां ईडी पहुंच जाती है। तो हालत ये है कि ईडी को इन्होंने गवर्नेंस का आर्म बना लिया है। पहला, जैसे आपने मुंबई एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने बहुत समय पहले कहा था कि ईडी ने क्या किया वहां पर जाकर के, जो तत्कालीन ओनर्स थे बॉम्बे एयरपोर्ट के, उनके यहाँ रेड की, उसके बाद वो एयरपोर्ट किस दामों पर, किसकी शर्तों पर अडानी के पास आ गए। और ऐसा एक उदाहरण नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण है। गुजरात की जो पोर्ट है उस पर कितनी नारकोटिक्स पकड़ी गई, नारकोटिक्स ब्यूरो ने क्या किया? तो सारे का सारा जो तंत्र है सरकारी एजेंसियों का, वो एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है और वो व्यक्ति है अडानी। ये राहुल गांधी ने इनकी दुखती नब्ज पकड़ ली है। अडानी का नाम लेते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी टॉप टू बॉटम, आपने किसी को जवाब देते हुए देखा? मेरिट्स पे लफाजी तो करते हैं सारे के सारे। इतनी बड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, इतने बड़े विवाद हो गए, इतने मामले हो गए, तमाम चीजें हो गई। क्या आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आज तक मेरिट्स पे जवाब देते हुए देखा है क्या? और यही जो चीज थी, वो दुखती नब्ज थी, जो उनकी रग थी, वो राहुल गांधी ने पकड़ ली। और जैसा सतपाल मलिक ने कहा पिछले इंटरव्यू में, जब राहुल गांधी ने उनको इंटरव्यू दिया, कि अडानी का नाम मोदी के साथ इस तरीके से चिपक गया है कि वो बेशक जो गोदी मीडिया के सहारे उसको बाहर ना आने दें, लेकिन पूरे देश की जनता ये जान गई है कि ये सरकार और ये तंत्र किसके लिए काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री ने जो अपनी छवि गढ़ी थी मार्केटिंग के जरिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब तो स्थिति ये हो गई है कि खाऊंगा भी, खिलाऊंगा और पैक करा के ले जाने भी दूंगा। जितने लोग इस सरकार में डिफाल्टर्स भागे हैं इस देश में, कितने भागे हैं? नीरव मोदी से लेकर के तमाम लोग, इवन जो किंगफिशर वाले माल्या, और मतलब नाम गिनते जाइए आप, और उनमें से कितने गुजराती हैं। और क्या भारत सरकार की एजेंसियां कर क्या रही थी? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये एजेंसियां एक खास तरह की कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में काम कर रही, और जो आदमी सूट करता है वो कुछ भी करे, और जो सूट नहीं करता है वो कुछ करे या चाहे ना करे, वो इनके रडार पे। तो इस तरह की जो सियासत है, इस तरह का जो तंत्र है, उसको आप लोकतंत्र नहीं कहते, उसको आप राजतंत्र से भी अगर कोई शब्द है, तानाशाही से भी आगे का कोई शब्द है, तो ये वो चीज है जो इस देश में हो रही है। आप उनको चेहरा दिखाइए, वो आपको कानून बता देंगे। अदरवाइज लोकतंत्र में कानून की नजर में सब बराबर है। अडानी के यहाँ से कोई कुछ नहीं करने गया। इतने बड़ी बड़ी जितनी जो बरामदगी वहां पर हुई है हीरोइन की, जो उनकी पोर्ट के ऊपर, मुद्रा पोर्ट पे, आपने सुना है कभी? पूरे विश्व के इतिहास में कितने हजार करोड़ की वो थी, उसके बावजूद कोई परिंदे ने पर नहीं मारा, किसी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। अडानी के ऊपर इतने से बड़े आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर कभी किसी चैनल पे बहस देखी? कहीं किसी अखबार में खबर देखी, कोई सवाल देखे? और पूरी दुनिया के अखबार उसको उठा रहे हैं। इसी तरीके से जो एजेंसीज हैं वो सिलेक्टिव कर रही हैं, उनको इशारा मिलता है,
जैसे जो एक एसएसपी होता है वो एक चौकी इंचार्ज को कहता है कि जाके फलां को पकड़ लाओ या वहां रेड कर दो या वहां उठा लाओ। आज ईडी और सीबीआई की हालत वो कर दी गई है। ये कोई लोकतंत्र के अच्छे संकेत नहीं है। और आप जब दुरुपयोग करोगे जी। तो कल को जब आप विपक्ष में होगे, सत्ता सदा तो रहती नहीं किसी की, कल को जब आप विपक्ष में होंगे और आपके साथ यही सब होगा, फिर आप क्या करेंगे? तो राहुल गांधी ने जो ईडी और तमाम जो अडानी को लेकर के जो इन धावा बोला है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकेत है। आप चैनल से तो उनको दबवा देंगे, आप मीडिया से तो उनको हटवा देंगे, लेकिन जो आम जनमानस के जो सोशल मीडिया के जरिए और तमाम चीजों के जरिए जो उनके मानस पटल पर अंकित हो रहा है, उसको कैसे मिटाएंगे? और यही बात पूरी कांग्रेस को भी समझ में आ गई है, अपोजिशन को भी समझ में आ गई। मुझे एक बात आई, आप मोहुमा मित्रा ने जो बातें कही और उससे कल एथिक्स कमेटी में क्या पूछा गया आपको पता है? उनसे पूछा गया कि आप रात को फोन करती हैं, क्या बातें करती हैं उससे? एक महिला है वो, उसका इस मामले से क्या संबंध है? अगर वो फोन पे बात करती हैं तो आप तो पूरी दुनिया के फोन रिकॉर्ड ही करते हैं, आपके पास तो सारे रिकॉर्ड वैसे ही रहते हैं। भारत सरकार ने तो किसी को बख्शा नहीं। एप्पल वाले तमाम मामले में सबने देख लिया, पेगासस सबने देख लिया। ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट तक को ये नहीं बताती कि हमने पेगासस खरीदा या नहीं, इतना भी नहीं बताती, राफेल की कीमत नहीं बताती, और तमाम जितने मामले हैं। और जो अडानी को, जो इसको अंबानी को, अनिल अंबानी को जिस तरीके से राफेल का वो दिया गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं है। और अगर ये गोदी मीडिया इनकी गोदी में ना बैठा हो तो आपको लगता है ये 24 घंटे सरकार चला सकते हैं? मुझे तो बहुत गंभीर शक है। दे विल लूज देयर फेस विद इन 24 आवर्स इफ राइट क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद द पर्सपेक्टिव दैट इट डिजर्व्स, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस, और यही दुर्भाग्य है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का, अगर वाकई में वो अपना काम करे तो सरकार जो है वो को जवाबदेह बनाए, तो ये तमाम सवाल जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है उन सबको उठाने की जरूरत ना पड़े। और 2014 से पहले शायद उनको पत्रकारिता आती, लेकिन उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई है। अनिल जी, अभी अगर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं, जब लगता है कि मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी, तो वो दो चीजें करती है, या तो सरकारी जो एजेंसीज हैं उनका किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, वो वहां पर भेजा जाता है उनको विपक्ष के नेताओं के पास, दूसरा है उनका सांप्रदायिक कार्ड, और तीसरा है नरेंद्र मोदी का इमोशनल कार्ड। तो हमने देखा कि किस तरह से तिजारा में जो कुछ किया योगी आदित्यनाथ ने, किस तरह का सांप्रदायिक कार्ड वहां पर खेला गया, यानी कि इजराइल, गाजा से लेकर तालिबान से लेकर सबकी एंट्री हो गई है, बुलडोजर की बात की गई, हर तरह की बात वहां पर की गई। और उसके साथ साथ वहां पर जिस तरह के बयान और लीडर्स ने भी दिए, उससे ये साफ पता चलता है कि अब उनके हाथ से ये बाजी जो है वो निकल रही है, और जब बाजी निकलने लगती है तो वो सांप्रदायिक कार्ड खेलने लगते हैं। हालांकि अगर हिमाचल प्रदेश की, कर्नाटक की बात करें तो वहां पर ये कार्ड भी काम नहीं किया। तो दरअसल अभी भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इलेक्शन की अपनी पिच जो है वो किस तरह से तैयार करे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बुशरा जी, पहले तो मैं हेमंत जी की बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ। आप देखिए, आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा था लोग कैसा ले रहे हैं ईडी की रेट्स को। यहाँ ये क्वेश्चन भी उठता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, व्यापम और यूपी, क्या यहाँ पेपर लीक नहीं हुए? यूपी में आज मैं किससे बात कर रहा था, वो कहते हैं 12 से 14 पेपर लीक हुए। क्या वहां ईडी गई? क्या व्यापम में ईडी गई? क्या गुजरात में ईडी गई? कहीं नहीं गई। आपने टारगेट किसको करा? जो आप कांग्रेस सरकार थी राजस्थान की। ये लोग क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता था आपको। अब मैं आता हूं, जो आप देखिए योगी आदित्यनाथ के पास बोलने के लिए क्या था राजस्थान में, आप मुझे बताइए। नरेटिव अशोक गहलोत ने सेट करा आपके सोशल वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे, वो बहुत बड़ी लाइन खींच गए। इनके पास क्या है बोलने को? या तो उस लाइन को, उससे बड़ी लाइन खींचे, वो इनको आता नहीं है क्योंकि इनको ये चीजें आती नहीं है। अल्टीमेटली ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है बुशरा जी। आप नरेंद्र मोदी का चित्तौड़गढ़ में भाषण सुनिए, जब वो आए थे लास्ट, उसमें उन्होंने कन्हैया लाल को याद करा था। वही कन्हैया लाल ये भी याद कर गए और कुछ तथ्य को गलत भी बोला लोगों को गुमराह करने के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि योगी आदित्यनाथ ने बोला कि कन्हैया लाल की मौत पे, जो मैं मानता हूं बहुत बुरी चीज थी, नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दिए और एक अल्पसंख्यक जो जयपुर में मरा था उसको 50 लाख रुपए दिए। बात ये नहीं है, दोनों जगह 50 लाख रुपए दिए गए थे। मैं तो ये देखता हूं झूठ भी
कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ये लोग, ये कमाल है। आपने औरतों की सुरक्षा की बात करी योगी आदित्यनाथ ने, आईआईटी बीएचयू में क्या हुआ? आप किस मुंह से बोल रहे थे? ये जो चीजें हैं ना बुशरा जी, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक नैरेटिव सेट कर दिया, इनके पास कोई बोलने के लिए मुद्दा ही नहीं है धर्म के अलावा। ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि हम आपको 6,000 रुपए साल किसानों को देते हैं, वो तो ज्यादा दे रहे हैं अशोक गहलोत। क्या आप बोलेंगे कि भामाशाह ले लीजिए, अशोक गहलोत तो चिरंजीवी में 25 लाख दे रहे हैं, भामाशाह में तो 5 लाख है। तो ये फंस गए हैं बुशरा जी, इनकी मजबूरी समझिए। अल्टीमेटली ये आ रहे हैं धर्म की तरफ और ध्रुवीकरण की तरफ। क्या ये सक्सेसफुल होगा, ये क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार भी आज से 5 साल पहले भी यही योगी आदित्यनाथ थे, यही अलवर डिस्ट्रिक्ट था जहां पे बजरंग बली की क्या कास्ट है उसके ऊपर इन्होंने बात करी थी, और उस टाइम वो नहीं चला क्योंकि कांग्रेस पावर में आ गई। कर्नाटका में नहीं चला, वहां भी कांग्रेस आ गई। तो क्या बजरंग बली इनको बचाएंगे, ये देखना पड़ेगा बुशरा जी। जी बिल्कुल, फिर से बजरंग बली के सहारे हैं, और यही वजह है कि लगातार उन्हीं कार्ड्स को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इधर छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहूंगी हेमंत जी, क्योंकि मैं बात कर रही थी कि जातिगत जनगणना को लेकर जो कांग्रेस ने, और खासतौर पर राहुल गांधी लगातार जिसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी बताया था, और किस तरह से ओबीसी कार्ड खेलकर उन्होंने ओबीसी का वोट बैंक सबसे ज्यादा जो है 2019 में उनको मिला था। ये ओबीसी कार्ड उन्होंने हालांकि पहले खेला था और वो मिला था। और अब आप ये देखें, जब से जातिगत जनगणना की बात हो रही है तब से सांप सूंघ गया है, कोई बात इसको लेकर नहीं कही जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जातियों के नाम पर बांट रहे हैं। अब कल छत्तीसगढ़ में मौजूद थे, 22 दिन के बाद चुनाव प्रचार में निकले मोदी जी, और उसके बाद वहां जाकर उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को गाली देते हैं कांग्रेस, और मुझे गाली देते हैं क्योंकि मैं ओबीसी हूं। इससे पहले कर्नाटका में उन्होंने कहा था कि मुझे 91 गालियां दी गई हैं, मेरे पास लिस्ट है उसकी मौजूद। तो जब 9.5 साल आपकी केंद्र में सरकार, उसके अलावा आपके तमाम राज्यों में जो है वो सरकारें हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और वही रिपीटेटिव जो बातें जो कही जा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि यही वजह है कि पूरी तरीके से वो चुनावी प्रचार से गायब हैं, और एक तरह की लाइबिलिटी बनते हुए भी नजर आ रहे हैं मोदी जी? और यही वजह है कि वही सेम नैरेटिव, वही तमाम बातें, कांग्रेस को गाली देना, मुझे गाली देते हैं, देखिए मोदी की गारंटी है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको बताता हूं, वही तमाम चीजें जो है बार बार सुनने के लिए मिलती हैं। देयर इज नथिंग न्यू। बुशरा जी, देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इन 5 विधानसभा चुनावों के अंदर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। नहीं तो क्या कारण है कि मोदी जी तो किसी चुनावी सभा में जाने के बहाने ढूंढते हैं, और एक एक स्टेट के अंदर, जो राजस्थान जैसी जो स्टेट है, वहां तो उनकी अब तक 25 रैलियां हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं कर पा रहे? आपको उसका कारण समझना पड़ेगा। एक तो जो उनका रिटॉरिक है ना, कि मुझे 91 गालियां दी गई। अगर मोदी जी की कोई गालियां गिनने लगे, 91 गालियां तो 1 साल में दे देते हैं, और उन्होंने तो गालियां देने में किसी को नहीं बख्शा। लोग तो अपने विरोधियों को गालियां देते हैं। मोदी जी ने तो 1947 से लेकर के आज तक, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, उनको भी नहीं बख्शा किसी को। तो गाली वाली बात तो उनके मुंह से शोभा नहीं देती। जिस पद पर वो है उसकी गरिमा को उनको कायम रखना चाहिए, उसकी मर्यादा होती है उस पद की। एक दूसरी बात जो कहते हैं बार बार, जो रिटोरिक करते हैं, कारण समझिए क्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर आपने रमन सिंह को निपटा दिया परमानेंटली, मध्य प्रदेश में आप शिवराज सिंह चौहान को निपटा रहे हैं, राजस्थान के अंदर आप अपने वसुंधरा राजे सिंधिया को निपटा रहे हैं। आप कांग्रेस से कम लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो क्षत्रप आपके हैं, जो 15-15 साल भी सीएम रहे हैं, रमन सिंह जैसे लोग, या शिवराज जैसे चौहान जैसे लोग जो 18.5 साल सीएम रहे हैं, या वसुंधरा राजे सिंधिया जो 10 साल सीएम रही हैं, उनकी आज हालत क्या कर दी आपने? और अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी बिना फीडबैक के नहीं जा रहे? मोदी जी को ये बहुत स्पष्ट पता है कि इन स्टेट्स के अंदर होने क्या जा रहा है। आईबी और उनकी तमाम जो सर्वे एजेंसियां और तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो उनको रियल टाइम फीडबैक देती है। यही कारण है कि मोदी जी जो हर चुनाव के अंदर कारपेट बॉम्बिंग के शौकीन हैं प्रचार के मामले में, वो इस बार दूरी बढ़ा रहे हैं, और मेघालय मिजोरम में तो घुस भी नहीं सकते। जो उन्होंने हालत कराई है मणिपुर की, उनके सामने जो कुछ हुआ है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज रिटोरिक में है क्या। मुझे गालियां देते हैं, मुझे ये करते हैं। जैसा अनिल जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही
कि जो कुछ ये राजस्थान में ऑफर कर सकते थे बीजेपी, वो तो गहलोत ने ऑलरेडी कर दिया है। अब किस मुंह से वोट मांगे? और मोदी जी को वहां ये कहना पड़ा, नई घोषणा करने की बजाय उन्होंने ये कहना पड़ा मोदी जी को कि जो योजनाएं चल रही हैं उनको जारी रखा जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब वो ही वॉक्ड इनटू द ट्रैप ऑफ अशोक गहलोत। तो ये बात वहां की जनता भी समझ रही है। और एक बात और देखना पड़ेगा, अशोक गहलोत की जो जितनी भी स्कीम्स ये अभी आई है, बेशक वो फेक एंड पे आई है उसके टर्म के, वहां के लोग इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनको पता है कि अगर कल को बीजेपी आ गई तो इसमें 100 नुक्ते लगेंगे, लोगों को इससे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा, आपने जो मेन स्ट्रीम के जितने भी लीडर थे, चाहे वो वसुंधरा है, चाहे रमन सिंह है, चाहे शिवराज चौहान है, सबको घर बिठा दिया है। और अब जब आप फंस गए हो तो अब आप किस मुंह से जाएं वहां? चुनाव तो दो ही बातों में लड़ा जाता है, विपक्ष की नाकामियां और अपनी प्रोग्राम्स और विजन। तो विपक्ष की नाकामी के नाम पे जो गिनाने वाले लोग थे उनको आपने घर बिठा दिया। और आपका विजन क्या है? डिवीजन है या टेलीविजन है, इसके अलावा तो कोई विजन नहीं है आपके पास। और पॉलिसी प्रोग्राम के नाम पे पूरे देश ने जो देश का बेड़ा गर्क किया है 9 साल के अंदर, वो सारे देश ने देख लिया है। तो अब जो ये लफाजी की जो ये काट की आंडी है, ये बार बार नहीं चढ़ती बुशरा जी। ये बात समझनी पड़ेगी कि आम आदमी ये समझने लगा है 81 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन पे तो लाई दिया, ये है देश का विकास। तो कुल मिलाकर के जो मोदी की जो पूरी परंपरागत जो शैली है, मुझे गाली देते हैं, विक्टिम कार्ड जिसको हम कहते हैं खेलना, लेकिन आप दे क्या रहे हो चुनाव में लोगों को? आप एजेंसीज का जिस तरीके से मुझे बताया वहां पर मध्य प्रदेश के पत्रकारों ने कि किस तरीके से कमलनाथ के ऊपर क्या दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ज्यादा उछल कूद करेंगे तो रतुलपुरी को अंदर दे दिया जाएगा ईडी के केस में। और आपको पता है कमलनाथ की जो उनकी भी जो आत्मा है, जो वो तोते में बसती है जान, वो रतुलपुरी है, उनका भांजा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि आज भारत देश का लोकतंत्र उस मुकाम पर पहुंच गया है, जो हमारा हार्ड एंड डेमोक्रेसी थी उसको कहां पहुंचा दिया है आपने? डेमोक्रेसी के नाम पे तो मजाक हो गई, वरना लोकतंत्र तो एक सभ्य भाषा में एक डिस्कोर्स होता है। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कहूंगा, लोग उसको तय कर देंगे। वो डिस्कोर्स तो खत्म ही कर दिया। अब तो आप कितनी बड़ी गालियां दे सकते हैं, कितना एजेंसीज का दुरुपयोग कर सकते हैं, कितना विपक्ष को क्रश कर सकते हैं और कितना उनको दबा करके अपने साथ ला सकते हैं विरोधियों को, यही तो सारी स्थिति कर दी है। तो पूरी दुनिया के लोकतंत्र में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा ये। तो ये नया डिस्कोर्स है जो मोदी जी को अब फेस सेविंग के लिए, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे वो, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जा रहे बार बार वो, हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर 12 रैलियां करती थी उन्होंने चुनाव के दौरान पूरे 1 साल के अंदर, और वहां नहीं जा रहे। अब चुनाव से पहले जा रहे थे। इसका मतलब ही कैन फील द पल्स, ही हैज द रियल टाइम फीडबैक। वरना तो मोदी कोई कारण नहीं छोड़ते जाने का, कोई भी उपलब्धि। अब ये बताइए, अगर वो ज्यादा जाए और हार गई पार्टी तो संकट, क्योंकि लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंदर है, और अगर नहीं चाहे तो लोग कहेंगे कि ही इज बैक्ड अवे। तो आगे कुआं पीछे खाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर कांग्रेसी इसमें आत्ममुग्ध ना होकर के अगर मेहनत करें ठीक से, अपने जितने उनके आपस के मतभेद हैं उनको भुला करके, तो भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का इन स्टेट में इससे बेहतर मौका आ नहीं सकता। अब डिपेंड ये करेगा कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। बीजेपी ने अपनी तरफ से खुद को निपटाने की पूरी योजना बना रखी है और वो उसको बड़ी इफेक्टिवली लागू भी कर रहे हैं। ये मोदी जी भी समझ रहे हैं, ये बीजेपी भी समझ रही है। वरना आप देखिए शिवराज, रमन सिंह और वसुंधरा इस तरीके से अलूफ ना किए जाते जिस तरीके से उनको किया गया है। जी बिल्कुल। और ये लग भी रहा है। और पहले उनको साइडलाइन किया गया, फिर उसके बाद उनको फिर से फ्रंट पे लाने की कोशिश की गई, फिर उनको साइडलाइन किया गया, फिर कहा गया कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये मोदी की गारंटी है। थीम सॉन्ग उनको सामने रखकर लॉन्च किया जाता है, पोस्टर्स में वो फ्रंट पर नजर आते हैं, और फिर मोदी जी अचानक से गायब हो जाते हैं पूरे इलेक्शन कैंपेन से। फिर वो कहने लगते हैं कि कमल के पे जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा जो इंचार्ज हैं, जो इलेक्शन कैंपेन देखते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन 5 राज्यों पे कॉन्सेंट्रेट करें और इसमें मोदी जी को किस तरह से दिखाएं और उनको किस तरह से प्रेजेंट करें, या फिर 2024 को देखें आगे और तब के लिए उनके चेहरे को बचा के रखें। क्योंकि मोदी जी तमाम जगहों पर नजर आते हैं, जहां जहां इवेंट हो रहे होते हैं, जहां जहां तालियां बज रही होती हैं, जहां वाहवाही हो रही होती है, जहां मोदी के नारे लग रहे होते हैं, वहां मोदी जी बहुत आराम से जाते हैं, वहां पर अपनी मन की बात करके लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि कभी वो दूसरों के मन की बात सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत मुश्किल में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हर जगह पर कांग्रेस कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर
काफी आगे भी दिख रही है, जिस तरह के तमाम सर्वेज आ रहे हैं। तो अभी वो कंफ्यूज हैं कि अगर हार गए मोदी के चेहरे पर, तो 2024 में किस मुंह से फिर वो कैंपेन करने के लिए जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेशरम पार्टी है, वो ऐसा सब कुछ प्लान कर सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये होगा कि ईडी की जो छापेमारियां की जा रही हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। 30 सेकंड में अनिल जी, बस मैं आपसे ये सवाल ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैं शो वाइंड अप करूंगी कि जो ये तमाम रेड्स हो रही हैं, जिस तरह से तमाम नेताओं के घर पे ईडी पहुंच रही है, छापेमारी की जा रही है, समन भेजे जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है राजस्थान में, इससे ये तो नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से कोई इलेक्शन कैंपेन कोई धीमा पड़ा हो या फिर इसी में उलझते हुए नजर आ रहे हो। क्या आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी भी अच्छी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है कि कोई भी उलझन नजर नहीं आ रही है इसको लेकर, बल्कि हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और खास तौर से अशोक गहलोत, आप उनको जहां भी वो स्पीच दे रहे हैं रैली में, वो केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, एजेंसीज को आड़े हाथों लेते हैं, जैसा भूपेश बघेल कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ भी देखिए, राजस्थान के साथ साथ दोनों जगह पे ये है। और मेरा मानना है अशोक गहलोत जिस ढंग से इसको टैकल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बड़े समझदार हैं। या भूपेश बघेल जिस तरह से एक अटैक के मूड पे है इस चीज को लेके, वो बहुत सही बिल्कुल वो चल रहे हैं, अपनी कैंपेनिंग की भी कर रहे हैं, कैनवेसिंग भी कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं। इससे बेहतर, और इसको साइडलाइन करने की कोशिश भी करते हैं, कोई इश्यू नहीं है ये। तो इस चीज को लेके मैं मानता हूं दोनों की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही है, चाहे वो गहलोत हो चाहे वो भूपेश बघेल हो। और आप देखिए कैंपेन में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ रहा गहलोत की, जहां एक दिन में 4-4, 5-5 जगह जा रहे हैं आजकल वो, और वो ये बातें उठाते हैं। टिड्डी दल आपने बोला, इसको उठाते हैं बात को, और इस पे इनको जितनी भी एजेंसीज हैं इनके लिए बोलते भी हैं, और साथ में जो मोदी की सरकार है उसको तानाशाह भी बोलते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है बिल्कुल चल रहे हैं कैंपेन में, कहीं कोई कमी नहीं। और जी, और बिल्कुल, और लगातार ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने आपके लिए ये तमाम योजनाएं मैं लेकर आया हूं, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। ये बुशरा जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो बोलते हैं, मैं किसानों के लिए, ये जो यूथ है उनके लिए, गरीबों के लिए जो स्कीम्स लाया हूं उनके अगेंस्ट है सरकार दिल्ली की, इसलिए ये ईडी रेड कराती है। तो वो अपना कैंपेन जो है वो स्टाइल में कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूं आपको, कैंपेन जो है वो टारगेटेड है, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक है, बिल्कुल जी, हार्ड हिट कर रहे हैं, और वो नजर भी आ रहा है। और अलग तरह के कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज भी जो है उनकी बेहद कॉन्फिडेंट है। अब देखना ये होगा ये तमाम चीजें किस तरह से वोट में तब्दील होती हैं और किसके पक्ष में ये सब कुछ जाता है। 3 दिसंबर को पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर नजर आ रहा है कि इस सब में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे नजर आ रही है। लेकिन सारी बातें जो है वो ये होती हैं कि कितने लोग बूथ तक पहुंचते हैं, कितने लोग वोट डालते हैं, किसके हक में डालते हैं, यही आखिरी फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप सबका भी, तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीबी लाइव पर जो तमाम वीडियोस हैं आप उनको देखते रहिए, सराहते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मेरे प्रोग्राम से जुड़ते रहिए। नमस्कार।